पाकिस्तान की सियासत में कई ऐसे रहनुमा आए जिन्होंने इक़्तिदार के लिए अपने असूल बदल लिए, मगर एक ऐसा सियासतदान भी गुजरा जिसने इक़्तिदार से ज़्यादा अपने ज़मीर को अहमियत दी। वो शख्स जिसने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के सामने सर झुकाने से इनकार किया, सालों जेल में रहा, मुस्लिम लीग नून का सबसे वफादार साथी कहलाया, फिर एक दिन उसी जमात को छोड़ दिया। बाद में वो इमरान खान के साथ खड़ा हुआ, लेकिन कुछ ही अरसे बाद तहरीक इंसाफ से भी अलग हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस शख्स को असूलों की सियासत की अलामत समझा जाता था, वो हर बड़ी जमात से क्यों जुदा होता गया? क्या जावेद हाशमी वाकई असूलों के आखिरी सियासतदान थे, या उनकी सियासी ज़िंदगी में ऐसे फैसले भी हुए जिसने उनके पूरे कैरियर का रुख बदल दिया? आज की इस वीडियो में हम जावेद हाशमी की ज़िंदगी के वो तमाम राज, वो फैसले, वो कुर्बानियाँ और वो तनाज़ात जानेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग हकीकत से वाकिफ़ हैं। तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस कहानी का हर मोड़ पिछले मोड़ से ज़्यादा हैरान कुन होगा। 1 जनवरी 1948 पाकिस्तान को वजूद में आए अभी चंद ही माह गुजरे थे। उन्हीं दिनों मुल्तान के एक बाअसर ज़रई और सियासी खानदान में एक बच्चे ने आंख खोली, जिसका नाम रखा गया महदूम मोहम्मद जावेद हाशमी। अगरचे बाज़ पुराने ज़राए उनकी जाए पैदाइश लाहौर भी लिखते हैं, लेकिन जावेद हाशमी खुद मुतअद्दिद मौक़े पर यह वाज़िया कर चुके हैं कि वो मुल्तान में पैदा हुए थे। जावेद हाशमी का ताल्लुक एक ऐसे खानदान से था जिसकी शनाख्त सिर्फ ज़मींदारी तक महदूद नहीं थी। उनके खानदान ने बड़े सगीर की सियासत में भी अपना अहम किरदार अदा किया था। मुख्तलिफ तारीख़ी हवालों के मुताबिक उनका खानदान क़याम पाकिस्तान की तहरीक में सरगर्म रहा और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इब्तदाई दौर से उसके साथ वाबस्ता था। यही सियासी माहौल उनकी शख्सियत की इब्तदाई तश्कील में अहम साबित हुआ। मुल्तान, जो जनूबी पंजाब का एक तारीख़ी और रूहानी शहर है, जावेद हाशमी की इब्तदाई ज़िंदगी का मरकज़ रहा। उनका खानदान ज़रई पस मंज़र रखता था, इसलिए बचपन दही इक़्तिदार, समाजी रवायात और सियासी गुफ्तगू के माहौल में गुजरा। घर में कौमी सियासत, तहरीक पाकिस्तान और अवामी मसाइल पर होने वाली गुफ्तगू ने कम उम्री में ही उनकी सोच पर असर डाला। ये वो ज़माना था जब पाकिस्तान इब्तदाई मुश्किलात से गुजर रहा था। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम, आइनी तब्दीलियाँ और ताकत की कशमकश जारी थी। शायद यही वजह थी कि जावेद हाशमी ने बहुत कम उम्री में ही समझ लिया था कि सियासत सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने का नाम नहीं, बल्कि नज़रियात और फैसलों की भी एक कीमत होती है। लेकिन सवाल ये है कि एक ज़मींदार और सियासी खानदान का नौजवान आखिर तालिब इल्मी के दिनों में ऐसी कौन सी राह पर चल पड़ा जिसने उसे पाकिस्तान की कौमी सियासत के मरकज़ तक पहुंचा दिया? यही वो मरहला था जहां से जावेद हाशमी की असल सियासी कहानी शुरू होती है। व्यूअर्स, जावेद हाशमी का बचपन मुल्तान में गुजरा, जहां उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। बचपन ही से वो पढ़ाई में दिलचस्पी रखने के साथ साथ सियासी और समाजी मामलात पर भी गहरी नज़र रखते थे। यही दिलचस्पी बाद में उन्हें तालिब इल्म सियासत की तरफ ले गई। आला तालीम के लिए उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का रुख किया, जहां से उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। बादअज़ा उन्होंने कानून LLB की तालीम भी मुकम्मल की। यूनिवर्सिटी के दिनों में वो सिर्फ एक तालिब इल्म नहीं थे, बल्कि एक ऐसे नौजवान थे जो मुल्क के सियासी हालात पर खुलकर अपनी राय रखते थे। ये वो दौर था जब पाकिस्तान में सियासी कशमकश अरूज पर थी। एक तरफ फौजी हुकूमतों का असर था, तो दूसरी जानब जमहूरियत के हक में आवाज़ बुलंद हो रही थी। ऐसे माहौल में जावेद हाशमी ने खामोश रहने की बजाय तलबा सियासत में हिस्सा लेने का फैसला किया। वो जल्द ही इस्लामी जमीयत तलबा से वाबस्ता हो गए
जो उस वक़्त मुल्क की सबसे मुंजिम तलबा तंजीमों में शुमार होती थी, अपनी सरगर्मियों, तंजीमी सलाहियत और जुर्रतमंदाना अंदाज की वजह से वो तलबा में तेजी से मकबूल होने लगे। उनके साथियों का कहना था कि जावेद हाशमी बहस व मुबाहसे में हमेशा दलील से बात करते हैं और इख्तिलाफ़े राय से कभी घबराते नहीं हैं। यही खसूसियत बाद में उनकी कौमी सियासत की पहचान भी बनी। तालब इल्मी के ज़माने में ही उन्होंने ये सीख लिया था कि सियासत सिर्फ जुलूस और नारों का नाम नहीं, बल्कि नज़रियात, बर्दाश्त और अवाम के साथ खड़े होने का भी इम्तहान है। शायद इसीलिए यूनिवर्सिटी से फ्री होने के बाद उन्होंने वकालत या किसी और पेशे की बजाय सियासत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि आने वाले बरसों में यही रास्ता उन्हें इक़्तिदार के ऐवानों तक भी ले जाएगा और जेल की सलाहों के पीछे भी। लेकिन व्यूअर्स, कुछ लोग सियासत में आने के लिए ताकत, दौलत या किसी बड़े ओहदे का सहारा लेते हैं, लेकिन जावेद हाशमी का सियासी सफर एक तालिब इल्म के तौर पर शुरू हुआ, जहां नजरियात, बहस और जद्दोजहद उनका हथियार थे। 1970 की दहाई का आगाज था। पाकिस्तान सियासी बहरानों, अवामी तहरीकों और इक़्तिदार की कशमकश से गुजर रहा था। ऐसे वक्त में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का माहौल भी सियासी सरगर्मियों का मरकज बना हुआ था। यही वो जगह थी जहां जावेद हाशमी ने इल्मी सियासत का पहला कदम रखा। यूनिवर्सिटी के ज़माने में वो इस्लामी जमीयत तलबा के सरगर्म कारकुन बने। अपनी तकरीरी सलाहियत, तंजीमी काबिलियत और सियासी शऊर की वजह से वो जल्द ही तलबा सियासत में नुमाया मुकाम हासिल करने लगे। तलबा सियासत में उनका अंदाज रवायती नहीं था। वो सिर्फ नारे लगाने वाले कारकुन नहीं थे, बल्कि मुल्की सियासत, जमहूरियत और कौमी मामलात पर मजबूत राय रखते थे। यही वजह थी कि वो नौजवानों में मकबूल होते गए। 1974 में वो पंजाब यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के सदर मुंतखब हुए। ये कामयाबी उनके सियासी सफ़र का एक अहम मोड़ साबित हुई, क्योंकि यही वो मरहला था जहां एक तालिब इल्म रहनुमा ने पहली बार बड़े पैमाने पर अपनी क़यादत का मुजाहिरा किया। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में कदम रखना आसान नहीं होता। इस दौर में मुल्क में सियासी इख्तिलाफात बढ़ रहे थे और ताकतवर हलकों का असर भी नुमाया था। जावेद हाशमी ने इस माहौल में अपनी सियासी शनाख्त बनाना शुरू की। तलबा सियासत से निकलकर कौमी सियासत तक पहुंचने का रास्ता अभी बहुत तवील था, लेकिन एक बात वाज़िया हो चुकी थी। मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाला ये नौजवान सिर्फ एक तालिब इल्म रहनुमा नहीं, बल्कि आने वाले बरसों में पाकिस्तान की बड़ी सियासी शख्सियत में शुमार होगा। पाकिस्तान की सियासत में 5 जुलाई 1977 एक ऐसा दिन था जिसने मुल्क का सियासी नक्शा बदल दिया। जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ नाफिज किया और मुल्क में एक नया सियासी दौर शुरू हुआ। ऐसे हालात में बहुत से सियासतदान खामोश हो गए, लेकिन कुछ लोगों ने मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार किया। उन्हीं में एक नाम जावेद हाशमी का भी था। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जावेद हाशमी नौजवान सियासी कारकुन के तौर पर सामने आए। वो जमहूरी सियासत और सियासी सरगर्मियों के हामी थे, जबकि मुल्क में फौजी हुकूमत के बाइस सियासी जमातों और कारकुनों को सख्त पाबंदियों का सामना था। उसी दौर में जावेद हाशमी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सियासी हलकों में अपनी जगह बनाना शुरू की। वो आहिस्ता आहिस्ता कौमी सियासत के अहम किरदारों में शामिल होने लगे और मुस्लिम लीग की तंजीमी सरगर्मियों में नुमाया किरदार अदा किया। 1980 की दहाई में जब मुल्क में सियासी सरगर्मियां महदूद थी, जावेद हाशमी उन रहनुमाओं में शुमार होने लगे जो सियासी अमल की बहाली और जमहूरी निज़ाम की हमायत करते थे। उनका शुमार उन सियासतदानों में किया जाता था जिन्होंने बाद में जनरल ज़ियाउल हक के सियासी निज़ाम पर तनकीद भी की। जनरल ज़ियाउल हक के दौर का एक अहम पहलू ये था कि सियासत में नई सफ़बंदी हो रही थी। उसी माहौल में नवाज शरीफ भी पंजाब की सियासत में उभर रहे थे और जावेद हाशमी का सियासी सफ़र मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ने लगा। लेकिन जावेद हाशमी की असल पहचान अभी बनना बाकी थी।
آنے والے برسوں میں وہ نہ صرف مسلم لیگ کے اہم رہنما بننے والے تھے بلکہ انہیں ایسے فیصلے بھی کرنے تھے جو انہیں اقتدار کے ایوانوں سے لے کر جیل کی سلاخوں تک پہنچا دیتے۔ ویورز، اور ایک اہم بات کہ سیاست میں کچھ رشتے وقت کے ساتھ ساتھ بنتے ہیں اور کچھ رشتے تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ جاوید ہاشمی اور نواز شریف کا سیاسی تعلق بھی ایسا ہی ایک باب ہے جس نے پاکستان کی سیاست پر گہرا اثر ڈالا۔ 1980 کی دہائی میں جب پاکستان میں سیاسی سرگرمیاں دوبارہ منظم ہو رہی تھی، اسی دوران پنجاب کی سیاست میں نواز شریف ایک ابھرتے ہوئے رہنما کے طور پر سامنے آ رہے تھے۔ جاوید ہاشمی جو پہلے ہی طلبہ سیاست اور قومی سطح پر اپنی شناخت بنا چکے تھے، مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے آگے بڑھنے لگے۔ 1988 میں جب پاکستان مسلم لیگ کے اندر اختلافات کے بعد مسلم لیگ نون وجود میں آئی تو جاوید ہاشمی نواز شریف کے قریبی ساتھیوں میں شامل ہو گئے۔ ان کی سیاسی بصیرت، تقریری صلاحیت اور مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہنے کی وجہ سے انہیں مسلم لیگ نون میں اہم مقام حاصل ہوا۔ جبکہ 1990 کی دہائی جاوید ہاشمی کے سیاسی عروج کا دور ثابت ہوئی۔ وہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور وفاقی کابینہ میں بھی اہم ذمہ داریاں سنبھال لی۔ وہ نواز شریف حکومت میں مختلف وزارتوں پر فائز رہے جن میں صحت، تعلیم اور نوجوانوں سے متعلق اہم عہدے شامل تھے۔ نواز شریف کے ساتھ ان کا تعلق صرف حکومتی عہدوں تک محدود نہیں تھا۔ جاوید ہاشمی کو مسلم لیگ نون کے ان رہنماؤں میں شمار کیا جاتا تھا جو پارٹی کے مشکل اوقات میں بھی قیادت کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے، لیکن سیاست میں وفاداریاں ہمیشہ آزمائی جاتی ہیں۔ 1999 میں جنرل پرویز مشرف کی جانب سے نواز شریف حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد مسلم لیگ نون کے لیے سب سے مشکل وقت شروع ہوا۔ اسی دور میں جاوید ہاشمی کے کردار کا سب سے بڑا امتحان آنے والا تھا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں ایک طرف اقتدار کا رستہ بند ہو رہا تھا اور دوسری طرف ایک ایسا فیصلہ سامنے آنے والا تھا جو جاوید ہاشمی کو پاکستان کی سیاست میں ایک الگ پہچان دے گا۔ 12 اکتوبر 1999 پاکستان کی تاریخ کا ایک اور اہم دن۔ جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار سنبھال لیا۔ جمہوری حکومت ختم ہو چکی تھی اور ملک ایک بار پھر فوجی حکمرانی کے دور میں داخل ہو گیا تھا۔ اس وقت مسلم لیگ نون کے کئی رہنما خاموش ہو گئے۔ کچھ نے حالات کے مطابق اپنی سیاسی حکمت عملی بدل لی، لیکن جاوید ہاشمی نے ایک مختلف راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے اقتدار اور فوجی حکومت پر کھل کر تنقید جاری رکھی۔ نواز شریف کی حکومت ختم ہونے کے بعد جاوید ہاشمی مسلم لیگ نون کے ان رہنماؤں میں شامل تھے جنہوں نے پارٹی کو مشکل حالات میں سنبھالنے کی بھرپور کوشش کی۔ وہ نہ صرف پارٹی کے اندر ایک اہم آواز بنے بلکہ حکومت وقت کے خلاف سیاسی مزاحمت کی علامت بھی سمجھے جانے لگے۔ 2003 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے جاوید ہاشمی کی زندگی کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں مبینہ طور پر ایک خط پیش کیا جسے فوج کے اندر سے آنے والا خط قرار دیا گیا۔ حکومت نے اس معاملے کو ریاستی اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے الزام کے طور پر لیا۔ اس کے بعد جاوید ہاشمی کو گرفتار کر لیا گیا، ان کے خلاف مقدمہ چلایا گیا اور انہیں کئی الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ 2004 میں ایک فوجی عدالت نے انہیں 23 سال قید کی سزا سنائی، تاہم بعد میں ہائی کورٹ نے ان کی سزا ختم کر دی اور وہ 2008 میں رہا ہوئے۔ قید کے دوران جاوید ہاشمی نے اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ بعد میں انہوں نے اپنی کتاب ہاں میں باغی ہوں میں جیل کے تجربات، سیاسی حالات اور اپنے نظریات کا ذکر کیا۔ جاوید ہاشمی کے حامیوں کے مطابق یہ سزا ان کی جمہوریت کے لیے جدوجہد کی قیمت تھی، جبکہ ان کی نقدین کا موقف تھا کہ معاملہ ریاستی اداروں کے خلاف حساس نوعیت کے الزامات سے متعلق تھا۔ لیکن
ایک حقیقت واضح تھی، اس واقعے نے جاوید ہاشمی کو پاکستان کی سیاست میں ایک منفرد شناخت دے دی تھی۔ ایک ایسا سیاستدان جو کبھی اقتدار کے ایوانوں میں تھا، اب جیل کی دیواروں کے پیچھے ہے۔ لیکن یہ قید ان کی سیاسی کہانی کا اختتام نہیں تھی، بلکہ ایک نئے باب کا آغاز تھی۔ کبھی کبھی ایک سیاستدان کی اصل کہانی جلسوں اور اسمبلیوں میں نہیں، بلکہ ان صفحات میں چھپی ہوتی ہے جو وہ مشکل وقت میں لکھتا ہے۔ جاوید ہاشمی کی کتاب ہاں میں باغی ہوں بھی ایک ایسے ہی دور کی کہانی ہے جب ایک مقبول سیاسی رہنما اقتدار کے ایوانوں سے نکل کر جیل کی چار دیواری میں پہنچ چکا تھا۔ 2003 میں گرفتاری کے بعد جاوید ہاشمی نے ایک طویل قانونی اور سیاسی جدوجہد کا سامنا کیا۔ یہی وہ دور تھا جب انہوں نے اپنی زندگی، سیاست، جمہوریت اور ریاستی نظام کے بارے میں اپنے خیالات قلم بند کیے۔ اس کتاب میں جاوید ہاشمی نے اپنے سیاسی سفر کے مختلف مراحل پر روشنی ڈالی، طالب علمی کی سیاست سے لے کر مسلم لیگ نون میں عروج تک، جنرل پرویز مشرف کے دور میں مزاحمت اور قید کے تجربات تک۔ کتاب کا سب سے نمایاں پہلو یہ تھا کہ جاوید ہاشمی نے خود کو باغی قرار دینے کی وجہ بیان کی۔ ان کے مطابق ان کی بغاوت کسی شخصیت یا ادارے کے خلاف نہیں، بلکہ ان حالات اور نظام کے خلاف تھی جو ان کے خیال میں جمہوری عمل کو کمزور کرتے تھے۔ یہ کتاب پاکستان کی سیاست کے اس دور کی عکاسی کرتی ہے جب فوج، حکومت، سیاسی جماعتوں اور جمہوریت کے مستقبل پر شدید بحث جاری تھی۔ جاوید ہاشمی نے اس میں اپنے موقف، مشکلات اور سیاسی فیصلوں کا دفاع کیا۔ تاہم ہر سیاسی کتاب کی طرح اس کتاب کو بھی مختلف زاویوں سے دیکھا گیا۔ سپورٹرز نے اسے اصولوں پر قائم رہنے والے سیاستدان کی آواز قرار دیا، جبکہ ہیٹرز نے بعض سیاسی موقف سے اختلاف کیا۔ لیکن ایک بات واضح ہے، ہاں میں باغی ہوں نے جاوید ہاشمی کو صرف ایک سیاستدان نہیں بلکہ ایک ایسے کردار کے طور پر پیش کیا جس کی سیاسی زندگی میں مزاحمت، اختلافات اور مشکل فیصلے مسلسل شامل رہے۔ یہ کتاب اس سوال کو بھی جنم دیتی ہے کہ سیاست میں کامیابی صرف اقتدار حاصل کرنے کا نام نہیں، یا کبھی کبھی اقتدار کھونے کے باوجود اپنے موقف پر قائم رہنا بھی ایک کامیابی ہو سکتی ہے۔ ویورز، پاکستان کی سیاست میں وفاداریاں بدلنا کوئی نئی بات نہیں، لیکن کبھی کبھی کسی بڑے سیاستدان کا ایک جماعت سے دوسری جماعت میں جانا پوری سیاسی فضا کو بدل دیتا ہے۔ جاوید ہاشمی کے لیے بھی 2011 کا سال ایسا ہی ایک موڑ لے کر آیا۔ کئی دہائیوں تک مسلم لیگ نون کے ساتھ رہنے کے بعد جاوید ہاشمی نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے ان کے سیاسی سفر کو ایک نئی سمت دے دی۔ اکتوبر 2011 میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی۔ یہ فیصلہ بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن تھا، کیونکہ جاوید ہاشمی طویل عرصے تک نواز شریف کے قریبی ساتھی اور مسلم لیگ نون کے اہم رہنما رہ چکے تھے۔ لیکن جاوید ہاشمی کا موقف تھا کہ وہ ملک میں ایک نئی سیاسی تبدیلی اور جمہوری جدوجہد کے لیے تحریک انصاف کا حصہ بن رہے ہیں۔ تحریک انصاف میں شمولیت کے بعد عمران خان نے انہیں پارٹی میں ایک سینئر اور باوقار مقام دیا۔ انہیں پارٹی کا صدر منتخب کیا گیا اور وہ تحریک انصاف کے سب سے نمایاں رہنما میں شمار ہونے لگے۔ ویورز، جب 2013 کے عام انتخابات کے دوران جاوید ہاشمی تحریک انصاف کے اہم امیدواروں میں شامل تھے، وہ ملتان سے قومی اسمبلی کی نشست پر کامیاب ہوئے اور پارلیمنٹ میں پارٹی کی نمائندگی کی۔ لیکن سیاست میں سب سے مشکل امتحان اکثر اقتدار کے قریب آنے کے وقت آتا ہے۔ 2014 میں اسلام آباد کا دھرنا تحریک انصاف کی سیاست کا اہم مرحلہ تھا۔ اسی دوران جاوید ہاشمی اور پارٹی قیادت کے درمیان اختلافات سامنے آنا شروع ہوئے۔ جاوید ہاشمی نے دھرنے کے طریقہ کار اور بعض فیصلوں سے اختلاف کیا۔ ان کا کہنا تھا جمہوری نظام کو نقصان پہنچانے والے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے۔ بالآخر ستمبر 2014 میں انہوں نے تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کر لی۔
एक बार फिर जावेद हाशमी एक ऐसे मुकाम पर खड़े थे जहां उन्हें एक बड़ा सियासी फैसला करना था। वो मुस्लिम लीग नून छोड़ चुके थे, तहरीके इंसाफ से भी रास्ता अलग हो चुका था, लेकिन उनकी सियासी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। ये सवाल आज भी पाकिस्तानी सियासत में ज़ेरे बहस है कि जावेद हाशमी का ये फैसला असूलों की सियासत थी या एक सियासी गलती। उसका जवाब तारीख और सियासी तजज़ियाकार अपने अपने अंदाज में देते हैं, लेकिन यह हकीकत है कि उस फैसले ने पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ी बहस जरूर छेड़ दी थी। लेकिन व्यूवर्स, इधर एक बात देखते हुए चले कि सियासत में सबसे मुश्किल वक्त वो नहीं होता जब मुखालिफ आपके सामने खड़े हो। असल इम्तिहान उस वक्त आता है जब इख्तलाफात अपने ही साथियों से हो जाए। जावेद हाशमी की सियासी जिंदगी में 2014 ऐसा ही एक साल साबित हुआ। 2014 में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इस्लामाबाद में एक बड़ा धरना शुरू किया। पार्टी का मौक़िफ़ था कि 2013 के इंतखाबात में धांधली हुई और हुकूमत को शफाफ तहकीकात करानी चाहिए। लेकिन इस एहतजाज के दौरान जावेद हाशमी और पार्टी क़यादत के दरमियान इख्तलाफात सामने आना शुरू हुए। जावेद हाशमी ने धरने के बाद फैसलों और तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उनका मौक़िफ़ था कि सियासी जद्दोजहद आइनी और जमहूरी रास्ते से होने चाहिए और ऐसे इक़दामात से बचना चाहिए जो जमहूरी निज़ाम को नुकसान पहुँचा सकते हैं। खास तौर पर पार्लियामेंट के बाहर जारी एहतजाज और हुकूमत के खिलाफ हिकमत अमली पर उनके इख्तलाफात बढ़ते गए। जावेद हाशमी ने पार्टी क़यादत के फैसलों से खुद को अलग किया और सितंबर 2014 में तहरीके इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। उनके इस फैसले ने पाकिस्तान की सियासत में एक नई बहस शुरू कर दी। तहरीके इंसाफ के हामियों का मौक़िफ़ था कि जावेद हाशमी ने पार्टी के मुश्किल वक़्त में पार्टी का साथ नहीं दिया, जबकि उनके हामियों के मुताबिक उन्होंने अपने असूली मौक़िफ़ की वजह से यह कदम उठाया था। व्यूअर्स, कभी सियासत में सबसे मुश्किल काम इक़्तिदार हासिल करना नहीं होता, बल्कि अपने फैसलों के बाद अपनी सियासी शनाख्त को बरकरार रखना होता है। जावेद हाशमी की ज़िंदगी में ऐसे ही फैसलों और मोड़ों से भरी हुई थी। 2014 में तहरीके इंसाफ से अलहदगी के बाद जावेद हाशमी एक बार फिर सियासी तौर पर एक नए मरहले में दाखिल हुए। एक ऐसा रहनुमा जो कभी मुस्लिम लीग नून का अहम सतून था, फिर तहरीके इंसाफ का सदर बना, अब एक बार फिर अपने पुराने सियासी हलकों के करीब आ रहा था। तहरीके इंसाफ छोड़ने के बाद उनके मुस्लिम लीग नून के साथ ताल्लुकात दोबारा बेहतर हुए। अगरचे वो माजी की तरह पार्टी के मरकजी ओहदों पर फ़आल नहीं रहे, लेकिन नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ उनके सियासी रवाबत बहाल हुए। ताहम वो सियासी मामलात में अपनी राय का इजहार करते रहे और कौमी सियासत में एक तजर्बाकार आवाज़ के तौर पर मौजूद रहे। बाद के सालों में जावेद हाशमी ने कई बार जमहूरियत, पार्लियामेंट की बलादस्ती और सियासी अदारों के किरदार पर बात की। उनकी सियासत का मरकजी नुक्ता हमेशा यही रहा कि मुल्क में मजबूत जमहूरी निज़ाम होना चाहिए। और व्यूवर्स, जावेद हाशमी की सियासी शख्सियत हमेशा से दो मुख्तलिफ ज़ावियों से देखी जाती रही। हर कोई अपने सोच के मुताबिक फैसलों को देखता है। उसी तरह जावेद हाशमी की सियासी शख्सियत हमेशा से दो मुख्तलिफ ज़ावियों से देखी जाती रही। उनके सपोर्टर्स उन्हें एक ऐसे सियासतदान के तौर पर याद करते हैं जिसने मुश्किल वक़्त में अपने मौक़िफ़ पर कायम रहने की कोशिश की। खास तौर पर परवेज़ मुशर्रफ दौर में उनकी मुज़ाहमत और कैद उनके सपोर्टर्स सियासी जद्दोजहद की अलामत समझते हैं। दूसरी जानब उनके हेटर्स का मानना है कि उनके बाद सियासी फैसले, खास तौर पर जमातों की तब्दीली, उनके सियासी सफ़र को मुतनाज़ बना रहे हैं। उनके तहरीके इंसाफ में जाने और फिर अलहदगी के फैसले पर मुख्तलिफ आराज़ सामने आए, लेकिन इख्तलाफात के बावजूद एक हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि जावेद हाशमी पाकिस्तान के उन सियासतदानों में शामिल है जिन्होंने तकरीबन 5 दहाइयों तक मुल्की सियासत में अहम किरदार अदा किया। वो तालब इल्मी सियासत से कौमी असम्बली तक पहुँचने, वजारतों तक गए, जेल काटी, सियासी जमातें बदली, लेकिन हर दौर में उनका नाम पाकिस्तान की बड़ी सियासी बहसों का हिस्सा रहा।
शायद जावेद हाशमी की सबसे बड़ी पहचान यही है कि उनकी सियासत हमेशा सवालात के साथ जुड़ी रही, कभी तारीफ के सवालात तो कभी तनकीद के सवालात। लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में उनका बाब एक मुनफरिद और बहस तलब बाब के तौर पर हमेशा मौजूद रहेगा। व्यूअर्स, किसी भी सियासतदान को सिर्फ उसके ओहदों और बयानात से नहीं समझा जा सकता। असल शख्सियत अक्सर उन फैसलों में नजर आती है जो मुश्किल वक्त में किए जाते हैं। जावेद हाशमी की जिंदगी भी ऐसे कई पहलू रखती है जो आम सियासी खबरों से हटकर हैं, जिनमें तालिब इल्मी से ही क़यादत का रुझान। बहुत कम लोग जानते हैं कि जावेद हाशमी की क़यादत का सफ़र असम्बली से नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के मैदान से शुरू हुआ। पंजाब यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म रहनुमा के तौर पर उन्होंने अपनी तकरीरी सलाहियत और तंजीमी सलाहियत से पहचान बनाई। उनके सियासी अंदाज में शुरू से एक चीज़ नुमाया रही और वो थी एक मौक़िफ़ को खुलकर बयान करना। यही आदत बाद में उनकी कौमी सियासत की पहचान भी बनी। किताबों और लिखने से ताल्लुक़। जावेद हाशमी सिर्फ जलसों के सियासतदान नहीं रहे बल्कि उन्होंने अपनी सोच को तहरीर के जरिए भी पेश किया। जेल के दौर में तजर्बात पर लिखी गई उनकी किताब हाँ मैं बागी हूँ उनके सियासी ख्यालात को समझने का एक अहम जरिया समझी जाती है। और एंड में व्यूअर्स, पाकिस्तान की सियासत में बहुत से लोग आए, कुछ इक़्तिदार की बुलंदियों तक पहुंचे तो कुछ वक्त के साथ भुला दिए गए। लेकिन कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनकी कहानी सिर्फ ओहदे से नहीं बल्कि उनके फैसलों से लिखी जाती है। महदूम जावेद हाशमी की जिंदगी भी एक ऐसी ही कहानी है। एक तालिब इल्म रहनुमा से लेकर कौमी सियासत के बड़े नाम तक, इक़्तिदार के ऐवानों से लेकर जेल की दीवारों तक और वफादारियों से लेकर इख्तिलाफात तक, उनका सफ़र कई हैरानकुन मोड़ पर मुश्तमिल रहा। उन्होंने मुस्लिम लीग नून के साथ लंबा सियासी सफर तय किया, जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में मुज़ाहमत की, कैद काटी, फिर तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने और इख्तिलाफात के बाद वहां से भी अलग हो गए। ये फैसला उनकी सियासत पर सवाल भी उठाता रहा और बहस भी पैदा करता रहा। कुछ लोग उन्हें असूलों पर कायम रहने वाला सियासतदान कहते हैं, जबकि कुछ लोग उनके सियासी फैसलों को तनकीद की नज़र से देखते हैं। लेकिन शायद तारीख का फैसला हमेशा वक्त के साथ होता है। जावेद हाशमी की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि सियासत में असल कामयाबी क्या है, इक़्तिदार हासिल करना या मुश्किल वक्त में अपने मौक़िफ़ पर कायम रहना। लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में जावेद हाशमी का नाम एक ऐसे किरदार के तौर पर याद रखा जाएगा जिसने कई ताकतवर हलकों, कई सियासी जमातों और कई मुश्किल हालात का सामना किया। व्यूअर्स, ये थी महदूम जावेद हाशमी की कहानी, एक ऐसे सियासतदान की कहानी जिसकी जिंदगी में कामयाबियां भी थी, तनाज़ात भी थे, लेकिन सबसे बढ़कर फैसलों की एक लंबी दास्तान थी। आपके ख्याल में क्या जावेद हाशमी पाकिस्तानी सियासत के एक असूल पसंद रहनुमा थे या एक मुतनाज़े सियासी किरदार? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही तारीखी और तहकीक पर मबनी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे पाकिस्तान की उन शख्सियात की कहानियां जिन्होंने तारीख पर अपना असर छोड़ा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़पेपर 786। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।